डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो नमस्कार, चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मगर सीजीएल 2017 में इसका एक बहुत बहुत छोटा सा एक आप ये कह लीजिए कंसेप्ट पर सवाल पूछा गया, ठीक है। तो अब आगे पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, तो बेसिक वाली चीजें तो आप बिना इसको ज्यादा डिटेल में पढ़े भी कर सकते थे उस सवाल को, ठीक है। मैं हमेशा से आपको ये कहता हूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस को देखिए, प्रीवियस जो पैटर्न रहा है उसको देखिए। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो बहुत डिटेल में कहीं भी जाया जा सकता है। ये 11th क्लास में हमें पढ़ाया गया था एनसीईआरटी में, मतलब 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड। तो अब जितने भी हम एग्जाम देते हैं उसमें तो 10th तक का सिलेबस आता है, ये वैसे 11th का है। तो इस पर आईआईटी वगैरह में, ट्रिपल ई में बहुत बढ़िया सवाल यहां से इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो जाने के लिए आप जितना डीप में जा सकते हैं जा सकते हैं। ये पढ़ाने का रीजन है कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर लेवल का हो, कांस्टेबल लेवल का, उसमें ये पूछे जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है उनके सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी कोई DSSS हो जाए या अपना सीटेट वगैरह हो जाए, तो उसमें भी ये कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाता है छोटे से कंसेप्ट पर। तो इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। अगर आपके सिलेबस में तो पूरा सेशन देखना है, आप नहीं है तो 10-15 मिनट देख सकते हैं। सिलेबस अगर हो गया तो पूरा भी देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो बिल्कुल 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 बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लो सभी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, आप लिखते जाइएगा चीजें। देखिए सबसे पहले बेसिक समझिए कि यार परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। यानी कि अभी समझ लीजिए क्रमचय को हम आगे से परम्यूटेशन कह रहे होंगे, संचय को हम कॉम्बिनेशन ही कह रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बेसिक सा डिफरेंस समझिए कि क्या होता है। देखिए मान लो कि मेरे पास लाल बॉल है, ठीक है, एक काली बॉल है और एक मान लो ग्रीन बॉल है ना। रेड, ब्लू और ग्रीन, मेरे पास 3 बॉल है। मुझे किसी ने कहा कि आप जो भी 2 बॉल लेना चाहते हो ले लो, जो भी 2 बॉल लेना चाहते हो तो ले लो। मैं क्या क्या ले सकता हूं, कितने केस बन सकते हैं। तो पहला केस बन सकता है कि मैंने लाल बॉल ले ली और ब्लू बॉल ले ली। दूसरा केस बन सकता है कि मैंने ब्लू बॉल ले ली और ग्रीन बॉल ले ली। तीसरा केस बन सकता है कि मैंने रेड बॉल ले ली और मैंने ग्रीन बॉल ले ली, ठीक है। ये और ये 3 केस ही बन सकते हैं। लेकिन अब इस केस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब कि चुनना, सिलेक्ट करना, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई परम्यूटेशन क्या है फिर? आप हिंदी में देखिए क्रमचय, क्रम वर्ड दिख रहा है यानी सीक्वेंस। यानी देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रेड बॉल ली और फिर मैंने यहां पर ब्लू बॉल ले रखी है। अगर मैं यहां पर कहूं कि मैंने चूज करते वक्त, मैं बात करूं सिलेक्ट करते वक्त, मैंने ब्लू ली और रेड ली, तो दोनों एक ही बात है। आप दुकान पे गए, कहा भैया एक लाल बॉल दे दो एक नीली बॉल दे दो, या आपने कहा एक नीली बॉल दे दो एक लाल बॉल दे दो, क्या दोनों बातों में कोई फर्क है? नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि हमने यहां पर 2 पोजीशन रख दी कि भाई ये पोजीशन नंबर 1 है, या ये कह लो ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, ठीक है। इसमें मैंने ब्लू बॉल रखी है, इसमें मैंने रेड बॉल रखी है। दूसरा केस यहां पर हो गया कि मैंने पहले बैग में तो रेड रख दी और दूसरे में मैंने ब्लू रख दी। अब यहां पर सीक्वेंस विल मैटर। अब बात समझ में आ रही है कि सीक्वेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो परम्यूटेशन है, केवल सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन है। अच्छा कम क्या होगा फिर? कॉम्बिनेशन कम होगा, क्योंकि वहां पर आप केवल सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी सीक्वेंस भी अगर आप मैटर करती है आपके लिए, सीक्वेंस भी आप चेंज कर रहे हैं, देन दैट इज परम्यूटेशन, वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। इतनी सी बात समझ में आई, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि परम्यूटेशन में सीक्वेंस होती है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस नहीं होती, कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब छोटा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, फिर थोड़ी सी बात करेंगे फैक्टोरियल पर, फिर आगे हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। परम्यूटेशन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में, कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा NPR, ठीक है। एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका NCR, ठीक। अब देखिए यार NPR क्या होता है, व्हाट इज NPR? तो NPR का मतलब हो गया कि N वस्तुएं हैं, बात को समझना, N वस्तुएं हैं, उनमें से हम R को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद उन्हें अरेंज भी कर रहे हैं। अभी एग्जांपल पे भी मैं आऊंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल पर भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझें कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है। इन 5 में से मेरे को 3 नंबर सिलेक्ट करने, कितने सिलेक्ट करने, मान लो मेरे को 5 में से 3 नंबर, या ये कह लो ये 5 संख्याएं हैं, इससे मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, मुझे एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो बताइए कितने नंबर बन सकते हैं। उसमें भी 2 चीजें होंगी, बात को समझना। एक होता है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, और एक होता है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में सारे पॉइंट को टच करना है, सवालों के साथ क्लैरिटी आएगी, मगर एकदम देखते हुए चलो, समझते हुए चलो, साथ के साथ लिखो मत, ठीक है। अभी सब चीजों को टच करते हुए चलेंगे, फिर सवालों से और क्लैरिटी आएगी। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल पे बात कर लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू में 2, मतलब जो नंबर है 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। यानी कि आप मुझे बताइए 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल बस सर 1 हो जाएगा। यहां पर एक छोटी और इंपॉर्टेंट सी बात है, भले एग्जाम में आए चाहे ना आए, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1 होता है। इस पर हम चाहें तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। जैसे देखिए 0 फैक्टोरियल भी 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, तो समझिए स्टार्टिंग तो हम 1 से करते हैं, तो 1 इंटू में 0 मान लो, बट 1 से ही स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करें। 0 फैक्टोरियल का कैसे 1 आया, तो उसको समझिए। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं कह सकता हूं क्या, 1 से लेके 4 तक अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं कह सकता हूं 4 फैक्टोरियल इंटू में 5, यानी कि 5 से पहले वाले का फैक्टोरियल, उसमें आगे 5 लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं 0 फैक्टोरियल, या 0 फैक्टोरियल यहां पर देखते हैं पहले 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई, इसी तरीके से 1 फैक्टोरियल, 1 से पहला नंबर क्या है 0, तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल इनटू में उसका अगला नंबर 1। क्या किया देखो 5 फैक्टोरियल, 5 से पहला नंबर 4 और फिर अगला नंबर 5 फैक्टोरियल, बात सही है। इसी तरीके से 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इनटू में 1। अब अगर आप इस 1 को यहां पे लाके डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 1 बराबर 0 फैक्टोरियल आ गया, नहीं आ गया। 4 फैक्टोरियल था, यहां पर 5 जाके डिवाइड करता, तो 1 2 3 4 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से आया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये भी बात आपके समझ में आ गई। तो ये छोटी सी बातचीत होगी फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर भी हम आ जाएंगे, समझिएगा आराम से समझिएगा भाई, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हो सकता है कि भाई 11th में उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, तो वो पहली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, समझते हुए चलेंगे। वादा है आपसे कि समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां पर आइए। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या होता है ना। रिपीटिशन मतलब कि आप 1 को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर लो, आप 2 को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर लो, 3 4 5 कितनी बार भी यूज कर सकते हो। यानी कि यहां पर कितना नंबर में लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 में, इन पांचों में से कोई भी लिख सकता हूं। फिर अभी मेरे पास अभी भी कितने भी 1 2 3 4 5 है, तो यहां भी 5 संख्याएं आ सकती हैं, यहां भी 5 संख्याएं आ जाती हैं, तो ये हो गया रिपीटिशन अलाउड है। जनरली वो जो सवाल हमसे पूछने वाला है 99% वो आपसे ये पूछेगा, और वो सवाल में मेंशन कर भी देगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को या एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अगर एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो देखो पहले जगह पे आप 1 2 3 4 5 में से कुछ भी लिख दोगे तो 5 आ गया। अब इनमें से कोई एक तो खत्म हो चुका होगा, जरूरी नहीं है 1 खत्म हुआ, 2 3 4 कोई भी खत्म हो सकता है, तो अगली जगह पे कितना आएगा, 4 संख्याएं आ जाएंगी, और इसके अगली पे कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। तो आंसर कितना हो गया। अब एक और छोटी सी बात, मल्टीप्लाई और प्लस ये भी लिखते जाना,
मल्टीप्लाई कब होता है, प्लस कब होता है। देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी वहां पर हमारे को काम आएगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो यहीं से समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले परम्यूटेशन डिस्कस कर रहा हूं, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि केस बनाना हम यहां से सीखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कब हम करते हैं और प्लस कब करते हैं। मल्टीप्लाई होता है जब कोई भी दो चीजें एक साथ हो रही हो, यही चीज प्रोबेबिलिटी में भी होगा, कोई भी दो चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो मल्टीप्लाई होगा। ये कब, जब एक साथ, ठीक है। और तो फिर प्लस कब होगा, जब अलग अलग होगा, नॉट साइमल्टेनियसली, जब अलग अलग होगा। ये जब साइमल्टेनियसली दो चीजें होंगी, जैसे यहां पर 5 4 3, ये सारी चीजें एक ही साथ हो रहा है ना, कि यहां पर मैं 5 नंबर लिख सकता हूं, यहां पे 4, यहां पे 3, एक कंडीशन है पूरी, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3, कितना हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी इसका सवाल, इस सवाल का आंसर होगा 60। इसका आंसर कितना होगा 60, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब मैं एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकता हूं। अब इसी को अगर मैं फॉर्मूले से लिखता, अगर इसी सवाल को मैं फॉर्मूले से करता तो कैसे करता कि ये 5 संख्याएं हैं, इनमें से 3 को चुन लो और उनको आगे पीछे अरेंज कर दो, यानी NPR, टोटल संख्याएं, n मतलब कि टोटल संख्याएं कितनी है 5, 5 में से कितनी चुननी है, तो 5 में से चुननी है 1 2 3 3। अच्छा क्या इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये हो गया 5, इसलिए अरेंज कर सकते हैं तो परम्यूटेशन, केवल चुनना है तो कॉम्बिनेशन, चुनने के बाद अरेंज करना है परम्यूटेशन। क्लियर है एकदम, हाँ या ना बता दो भाई, क्लियर है। चलिए तो 5p3 क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 5, नीचे कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू में 2, है ना। तो अब आप एग्जाम में सीधे करने लग जाएंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल है, ऊपर 5 फैक्टोरियल है, यानी कि 2 से तो 2 तक का सारा कट जाएगा और 2 के बाद बचा कितना 3 4 5, यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 आंसर हो जाएगा। तो वही तो यहां से आ रहा था, ये लॉजिक भी सही है। जब आपको सवाल तुरंत समझ में आ रहा है कि यार यहां पर अच्छा इतने इतने ऑप्शन में भर सकता हूं, तो ऐसे कर देंगे। अच्छा इसी तरीके से आप बताओ 8p5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे लिखोगे यार, नीचे 5 फैक्टोरियल है, नीचे कितना है 8p5, यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 यानी कि 3, तो 3 से ऊपर का 1 2 3 चले जाएगा, नीचे 1 2 3 से, तो बचेगा कितना 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, तो ये बात समझ में आ गई, ये परम्यूटेशन लगाना कैसा। इसी पर एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, परम्यूटेशन में नोट करते जाना, ठीक है, चीजें जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं उस सीक्वेंस में नोट करना, पहले समझो, है ना। समझना भी इंपॉर्टेंट है, नोट करना भी, बट समझना पहले, नोट बाद में। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई मेरे से कहता है कि 1 2 3 3 नंबर है, तो बताओ इन 3 नंबर से 3 डिजिट के ही कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। 3 नंबर है और बताओ इससे 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हो। तो आप कहोगे सर यहां पर लिख देते, कहीं से भी, यहां पर 3 लिख लो तो यहां पर 2 यहां पर 1, या यहां पर 3 यहां पर 2 यहां पर 1, इतनी ही कंडीशन अवेलेबल है। यहां पर मैं 3 संख्याएं लिख सकता हूं तो 1 कम हो जाएगी, फिर 2 फिर 1, या ये एक साथ हो रहा है, बिल्कुल एक साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 3 2 जा 6, ये 6 ऑप्शन है। परम्यूटेशन क्यों लगा रहे हैं यहां पर, अभी तो हम खैर फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे, बट यहां पे परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अब इस बात को आप समझने की कोशिश करना, आपके पास 3 नंबर है, आपके पास 3 नंबर है। अच्छा इसमें मैं एनसीआर भी आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एनसीआर क्या होता है, देखो आपने देखा एनपीआर, एन नंबर है, एन में से आपको आर को चुनना है और उनको अरेंज करना है। फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस में आर का फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, तो रहेगा ही रहेगा। ये वाली संख्या कम होती है, तो कम होती है तो किसी से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो किससे डिवाइड होता है ये, आर से ही, आर फैक्टोरियल से, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। मान लो मेरे पास 3 बॉल है और मेरे को 3 में से तीनों चुननी है, तो मेरे पास एक ही तरीका है। बात समझिए, बात समझिए, आपके पास आपके 5 दोस्त हैं, है ना, आपको मिला के आपका 5 दोस्त का फ्रेंड सर्कल है,
फ्रेंड सर्कल बोलते हैं ना, हम 5 दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल, यानी आप और आपके 4 दोस्त। अब आपको किसी और टीम के साथ मैच लगाना है, मान लो क्रिकेट का लगाना है, गली क्रिकेट, 11 प्लेयर नहीं चाहिए, 5 से काम चल जाएगा। तो यार आप लोग 5 हो और आप और टीम भी 5 लोगों की ही बनानी है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन करोगे या परम्यूटेशन, पहली बात। और आपके पास अभी उस पर जाओ मत, आप मुझे बताओ कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे यार एक ही तरीका है, 5 ही लोग हैं और 5 को ही चुनना है, तो एक ही तरीका है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये कॉम्बिनेशन होगा या परम्यूटेशन, तो आप कहोगे सर ये होगा कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि केवल चुन रहे हैं, पहले 1 2 3 4 5 किसी को चुन लूं या 5 4 3 2 1 चुन लूं या किसी भी सीक्वेंस में चुनूं, सीक्वेंस विल नॉट मैटर, केवल एक ही तरीका है, कॉम्बिनेशन। यानी कि ये आना चाहिए 1। क्या 1 आना चाहिए? 5 हैं और 5 में से 5 को चुनना है, यानी कि 5C5। 5C5 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 मतलब कि 0 फैक्टोरियल, इनटू में R मतलब कि 5 फैक्टोरियल। तो देखो 5 से 5 गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो एक ही तरीका है। बात क्लियर है? इधर पर आ जाओ, 3 नंबर थे, 3 नंबर का यही बेसिक ही ज्यादा समझना है, ये बेसिक समझ में आ गया, सवाल तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ये समझना है, और ये बेसिक तरीका, कुछ नहीं है तो बेसिक हमारे पास ये है, ठीक है। यही परम्यूटेशन भी है। कैसे? 1 2 3 हमारे पास 3 नंबर है, इन तीनों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी सिलेक्शन तो करना ही है, सिलेक्ट कर लिया 3, फिर उनको अरेंज भी करना है। अरेंज करने का मतलब ये 3 है, 3 में से 3 ही, तो आंसर होगा यहां पर 3p3। अब 3p3 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 यानी कि 0 फैक्टोरियल, यानी कि 1 इंटू में 2 इंटू में 3। बताओ हाँ या ना? वहां पर लिख नहीं पाया, 1 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक है, और 1 इंटू में 2 इंटू में 3, वही तो हम लिख रहे थे। बात क्लियर है सभी को? ये अब कवर होता है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा बेसिक। समझ में आया सभी को? जितना समझ में आया अच्छे से नोट करिए। सवालों पे बढ़ते हैं। मेन बात यही होगी कि परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, फॉर्मूला और एक ये वाला तरीका, ठीक है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, ट्राई करिए, मैं थोड़ा स्टॉप वॉच भी लगा दूं। ठीक है, जितना टाइम मुझे सही लगेगा आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए भाई सवाल देखें। पहला एक सवाल डिस्कस कर लें, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए देखिए, आइए भाई सवाल पर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। इसके अगर मैं सारे वर्ड्स को यूज कर लूं तो बताइए कितने वर्ड्स बन सकते हैं। और यहां पे क्या लिख रहा है? रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी आप उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तरीका क्या रहेगा? यहां पर मुझे लग रहा है यार ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, पहले 4 ऑप्शन है, RO ऐसी कोई भी, फिर 1 कम हो जाएगा 3, फिर 1 कम 2, फिर 1, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 24। अदरवाइज आप क्या करते? 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। फिर से बात वही। क्लियर है भाई सभी को? बढ़िया लग रहा है? चलिए, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सबका सब टाइप वाइज अच्छे समझ में आ रहा है तो आप ऐप से पढ़ सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली बात, 1 डे का फ्री ट्रायल पहले जरूर लेना। ऐप में पूरी मेहनत करी गई है, कहीं भी ऐसा चीटिंग चाटिंग टाइप नहीं है कि नहीं एक चैप्टर दिखा दिया बस। कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल को करिए। यार इसमें एक छोटी सी बात पहले और छोटी सी डिस्कस करनी थी। अगर यहां पर वो कह देता कि रिपीटिशन अलाउड है तो क्या हो जाता? समझ में आ रहा है सबको? 4 4 4, हर जगह 4 ऑप्शन होते, 4 की पावर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 16 256, वहां पर हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। 99% वो रिपीटिशन अलाउड नहीं करेगा। आइए भाई आगे। आई थिंक इसको काफियों ने कर भी लिया होगा, फटाफट से करिए। करें डिस्कस। हो गया भाई, ये हो ही गया है। बस ये डिसाइड करने में समय लगने वाला है परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन।
कह रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 झंडे अलग अलग कलर के, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब यहां पे समझिए, सिग्नल देना है आपको, ठीक है, ट्रेन को या किसी को भी आपको सिग्नल देना है। सिग्नल के लिए एक झंडा ऊपर और दूसरा झंडा नीचे। अब मान के चलो मेरे पास 4 कलर कोई भी है, मैं कलर का नाम 1 2 3 4 कर देता हूं। तो पहला झंडा ऊपर 1, नीचे दूसरा झंडा 2। अब सोचो अगर मैं ऊपर 2 लिख दूं और नीचे 1 लिख दूं, खुद सोचो क्या ये सिग्नल अलग है? खुद समझना भाई, हमारे देश का जो झंडा है, ऊपर नीचे, फर्स्ट ऊपर हो गया अपना ऑरेंज, फिर उसके बाद हो गया व्हाइट, फिर ग्रीन। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। यानी कि यहां पर अरेंजमेंट भी जरूरी है, यानी दिस इज परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन है तो या तो आप ये कर लो कि 4 झंडे हैं, 2 की जरूरत है, उनको चूज कर लिया पहले, फिर परम्यूटेशन मतलब अरेंज भी कर दिया। तो 4p2 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि क्या बचेगा 3 इंटू में 4 आंसर होगा। या आप अपने देसी तरीके से भी समझ सकते हो क्या, यार पहले वाले जो झंडे हैं उसको, उसमें 4 रंग डाले जा सकते हैं कोई भी, फिर एक यूज हो जाएगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन कैसे अलाउड होगा? अब यहां पे देखो, यहां पे सवाल में अब आपको कह नहीं रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, बट सोचने वाली बात है यार, 4 गिनती के झंडे हैं तो रिपीट कैसे कर दोगे कि ऊपर भी ऑरेंज नीचे भी ऑरेंज? एक साथ 2 झंडे चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? तो 4 इंटू में 3, यानी यहां पर भी आंसर वही 12, यहां पर भी 12। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। भाई ये बढ़िया सवाल है, मजा आएगा करने के बाद इसे। डिस्कस करते हैं। देखिए आराम से अच्छे से समझना चीज को। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, यानी कि 2 अंकीय सम संख्याएं, इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट क्या करी जा सकती है? रिपीट करी जा सकती है। अब कह दिया सवाल में। अब देखिए पहला 1 2 3 4 5 है, तो पहली ये बात समझो कि यार आखिरी ये जो है यहां पर क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, यानी यहां पर आगे 2 ऑप्शन। यहां पर क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहां पर कितने ऑप्शन आ सकते हैं? यहां पर 5 में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। क्यों? अभी हमारी एक संख्या खर्च नहीं हुई है। बात को समझिए, यहां पर हमारी अभी संख्या खर्च नहीं हुई है। यहां पर 2 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 2 डाल दूं मैं या 4 डाल दूं। उसके बाद रिपीटिशन अलाउड है, तो हमारा कोई भी एक अंक खर्च नहीं हुआ। यहाँ पे 5 आ सकता है, 5 नंबर आ सकते हैं, यानी 5 इंटू 2 10 हमारा आंसर आ गया। अब कोई स्टूडेंट कहने लगे कि सर मान लो यहाँ पर वो कहता रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब हम क्या करते? तो भाई ये करते कि यहाँ पर तो मैं 2 संख्याएं लिख सकता हूँ, 2 में से मतलब कोई भी आ सकती है, या तो 2 या 4। अब मेरे पास एक संख्या कम हो गई, यानी यहां पर मेरे पास 4 ऑप्शन बचे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 8। बताओ क्लियर है सभी को? 4 इंटू में 2 यानी कि 8। अगर आप इसे वैसे करेंगे, परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर आप एक बात समझिए, यहां पर कितने ऑप्शन है मेरे पास, यहां पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? तो आप कहोगे कि यहां पर आ सकती हैं 1 2, 2 में से कोई एक चुन लो। अब अब यहां पर देखो, थोड़ा सा आराम से समझना। यहां पर एक कंडीशन लगा दी है उसने, यहां पर उसने एक कंडीशन लगा दी कि यार यहां पर हम कौन सा लेटर भर सकते हैं। तो यहां पर हम भर सकते हैं 2 में से कोई एक, केवल चूज करना है, क्योंकि इस एक ही डिजिट की हम बात कर रहे हैं। तो 2C1, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 में से एक चुनना है, क्योंकि एक यहां खर्च हो चुका है। बीच में मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं देता तो हम सीधे लिख देते 5P2। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो मैं लिख देता, कैसे भी नंबर में बना सकता हूं, तो मैं लिखता 5P2। 5 में से 2 को चुन लो और उनको अरेंज कर दो। अदरवाइज अगर मैं यहां पर चूज कर रहा हूं तो बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीजें साथ में हो रही हैं, ये चीजें साथ में हो रही हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये वाला तो बेस्ट तरीका है ही,
कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास इसको भरने के। क्लियर है? अगर कोई कंडीशन नहीं है तो परम्यूटेशन अरेंज कर रहे हो, अदरवाइज जब आपने चुन लिया यहाँ पे 4 चीजें आ सकती है, यहाँ पे 2 आ सकती है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये परम्यूटेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पर। आप यहाँ पे देखो, अच्छा आंसर भी मैच कर लो। क्या भाई आंसर 8 आ रहा है? 4C1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, और 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी यहां पर इसका आंसर कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 में से आपको 1 चुनना है। अगर 2 में से 1 चुनोगे तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो यही तो आ रहा है, देखो सेम वही 4 2 जा 8। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख कुछ सवाल आपको, देखो अभी हम, चलो पहले ट्राई कर लो। चलिए देखिए, जो भी आपका आंसर आया, आपको और टाइम चाहिए आप और टाइम ले सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है ना, आपको लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि सवाल कह क्या रहा है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आंसर दे चुके होंगे, यार 5 झंडे हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। डिफरेंट का मतलब अलग अलग हो गया, डिफरेंट का मतलब रेड के नीचे ग्रीन और ग्रीन के नीचे रेड, ये दोनों डिफरेंट सिग्नल्स हैं। ठीक है, दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। ये एटलीस्ट जो है ना, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हिंदी में देखो, कम से कम 2 झंडे। अब इसका मतलब क्या है? कम से कम 2 झंडे आपको चाहिए, यानी कि 2 झंडे हो सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है, 3 झंडे वाला सिग्नल भी हो सकता है, 4 झंडे वाला भी एक हमारा सिग्नल हो सकता है, और आखिरी 5 झंडे वाला भी सिग्नल हो सकता है। बताओ ये वाली बात आपके समझ में आई, हाँ या ना? आराम से सवाल को समझो। देखो अभी काफी टाइप, देखो अभी क्या है कि अगर मैं बात करूं यूपीएसआई की या DSSS किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो उसमें जनरली जो वो सवाल पूछता है ना, वो एक वर्ड दे देता है, ये वर्ड है, बताओ इससे कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे उनका मतलब हो कुछ या ना हो। अब यार पूछने के लिए ये भी पूछ सकता है, इससे पिछले सवाल भी, और कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं जिसका केवल आपको कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है और हो गया। सारे सवाल लगभग हम कोशिश करें कवर करने की। इस बात को समझिए कि ये जो चैप्टर है, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं, जितने बनाना चाहो, और इतने ट्विस्ट हो जाएंगे। एक जेई का मैंने सवाल कभी देखा था, आज शायद याद हो, कि 10 बल्ब हैं, वो बल्ब एक खराब हो जा रहा है, ये जल रहा है और बंद हो रहा है, कितनी तरीके से ऐसा हो सकता है। तो ये जेई वगैरह में सवाल आए, तो इसे करने के लिए डेप्थ में बहुत जा सकते हैं, हमें ऊपर ऊपर से अच्छा यहाँ से वेटेज निकाल लेना है। ठीक है, जो भी आपको कैट के अलावा या फिर अपना ट्रिपल या जेई के अलावा कोई भी पेपर मिलता है जो हमारे लेवल का है, उसमें आप उसके सवाल ट्राई करिए, कोई इशू नहीं है ना। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बट जहां चीज समझनी है आराम से समझिए। जो भी, अब प्रोबेबिलिटी में भी हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये जो एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सारे वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वेन डायग्राम, वेन आरेख में भी ये बहुत हमने अच्छे से समझा था। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 2 झंडे का सिग्नल होना चाहिए। क्या 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा? चलेगा। एग्जाम्पल से मैंने ये आपको वेन डायग्राम में भी समझाया था। क्या, ये एक स्कूल है, उसके अंदर जो है कुछ बच्चे एक ही पेन लाए हैं, कुछ बच्चे 2 कलर के पेन लाए, कुछ 3 कलर के, कुछ 4 कलर के, कुछ 5 कलर के। 5 तरह के बच्चे हैं क्लास में। प्रिंसिपल सर आते हैं, वो कहते हैं जो भी बच्चे कम से कम 3 कलर के पेन लाए हैं वो मेरे पीछे आ जाओ या मेरे साथ चलो। इसका मतलब क्या है कि जो 3 पेन लाया है वो भी जाएगा, 4 पेन लाया है वो भी जाएगा, और 5 पेन वाला भी जाए कम से कम। ठीक है, मैं आपको सारे केस समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। सर आते, सर बोलते बेटा वो सारे बच्चे मेरे साथ चलो जो एग्जैक्टली 2 कलर के पेन लेके आए हैं। एग्जैक्टली 2 कह दिया, एकदम 2 ही, यानी कि जिनके पास एग्जैक्टली 2 हैं वो जाएंगे। एक वर्ड होता है एटमोस्ट, अधिकतम। वो बच्चे मेरे साथ चलो जिनके पास एटमोस्ट
3 पेन है, अधिकतम कितने पेन है? 3 पेन है, तो यानी 3 पेन वाला जा सकता है, 2 पेन वाला जा सकता है, 1 पेन वाला भी जा सकता है, और जिसके पास एक भी पेन नहीं है क्या वो जा सकता है? वो भी जा सकता है। कंडीशन को पकड़ो कि जिसके पास अधिक से अधिक 3 पेन है वो मेरे साथ चलो, जो एक भी पेन नहीं लाए यानी कि वो भी चलो, कंडीशन फुलफिल होगी। यही प्रोबेबिलिटी में वो यूज करने वाला है। एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 हेड आए हो, तो यानी कि नहीं भी हेड आएगा तो वो भी चलेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर हो गया? ये वर्ड क्लियर हो गया? तो यहां पर हम समझ गए कम से कम 2 झंडे से सिग्नल 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। अब एक छोटी सी बात यहां पर यह आती है भाई कि यहां पर प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। बात समझिएगा, अगर मैंने 2 झंडे का सिग्नल दिया, उसके कुछ केस आ गए, 3 झंडे का कुछ केस आ गए, 4 झंडे कुछ केस, 5 झंडे कुछ केस, क्या ये दोनों केस की मैं बात करूं, क्या ये दोनों एक साथ हो रहे हैं? तो आपको सर एक साथ कैसे हो जाएंगे? ये 2 झंडे वाला सिग्नल है, 3 झंडे वाला, तो याद करो अगर यहां पर होगा, ठीक है, आई थिंक हमने वो हटा दिया, ठीक है, जब कोई 2 केस एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, अलग अलग हो रहे हैं तो प्लस, यानी कि यहां पर आने वाला है हमारा प्लस। यहां पर क्या आने वाला है? ये सारे केस हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मैं साफ से लिख देता हूं, आप भी साफ से लिख लो। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखो कितने केस हो जाएंगे, तो यहां पर झंडे कितने हमारे पास? झंडे हैं यहां पर, फाइंड द नंबर दैट कैन बी जनरेटेड बाय 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर 1 अबव द इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स, 5 अलग अलग झंडे अवेलेबल है। तो यहां पर आ गया 5 4, तो 5 इंटू में 4 कितना? 20। 20 सिग्नल दिए जा सकते हैं जब 2 झंडों का इस्तेमाल हो। यहां पर क्या आ जाएगा? 5 4 3, तो 20 इंटू में 3 यानी कि 60। यहां पर फिर 5 4 3 2, तो 5 4 3 यहां तक 60 इंटू में दो 120, और यहां पर 5 4 3 2 1, तो ये यहां तक तो 120 आ ही रहा है, यहां भी फिर 120 ही आ जाएगा, 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सम कर दो भाई, कितना हो गया? तो 60 और 20 80, 80 और अपना 120 हो गया 200, ये हो गया 320, यानी टोटल मिलाकर 320 टाइप के अलग अलग सिग्नल दिए जा सकते हैं। बताइए बात क्लियर है? एकदम अच्छी तरीके से करने के लिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा होमवर्क है, आपको करना है, चीजें अच्छे समझनी है, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करना है। माना कि करवाया नहीं जा सकता, आप कहोगे सर हमने स्कूल में भी नहीं किया था, है आप हमसे होमवर्क करवाओगे। देखो भाई, स्कूल में करो ना करो, एग्जाम में मतलब कि एग्जाम से पहले कॉपी वगैरह आपकी चेक होती है, मैडम सर डांट के करवा देंगे, नहीं तो फिर कैसे भी आप कर ही लोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे जितना आप होमवर्क करोगे आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। कितने स्टूडेंट्स होंगे जो किसी भी एक एजुकेटर से पढ़ते हैं, लेकिन उसके सारे बच्चे तो सिलेक्ट होते ही नहीं है, कहां से हो जाएंगे? वो बात और है, कुछ एजुकेटर कह भी देते हैं मेरे से तुम बस पढ़ लो, तुम सबका सिलेक्शन पक्का है। अब भाई मतलब कि पता नहीं कैसे मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसा मतलब बोल भी देते हैं वो। ठीक है, आप मानते तो नहीं होगे ना, मानना भी होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? हम 5-4 बच्चों ने देख लिया तो 5 के 5 सिलेक्शन हो जाए, वाह। चलिए आ जाओ, तो यहां पर आपको करना क्या है, आप चेक करिएगा। यहां पर क्या है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं 5 में से 2 को चुना और उसको अरेंज कर दिया, प्लस 5 में से 3 को चुना और अरेंज कर दिया, तो परम्यूटेशन। यहां पर 5p4 प्लस 5p5, अगर आप करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ या ना? इसका भी आंसर आपका 320 ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, ये एक बारी मुझे ही डिस्कस करना पड़ेगा अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं नहीं पढ़ा। ये टाइप का एक सवाल देखिए, ये और पिछले सवालों में क्या अंतर है? क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। या वो इसे ये कह सकता है, बताइए इलाहाबाद शब्द से कितने अर्थ वाले या बिना अर्थ वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अलग अलग डिफरेंट वर्ड यूज करेगा। ठीक है, कितने अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखो यहां पर लिखा मैंने ए एल एल ए एच ए बी ए डी, ठीक है, इलाहाबाद। अब देखिए ये बाकी शब्द ये जो हम, अगर मैं कहता मान लो मैंने कहा रवि से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। क्यों?
पहले लेटर में मैं 4 में से कोई भी लगा सकता हूं, दूसरा लेटर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो वही चीज अगर मैं यहां करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9, तो आंसर होना चाहिए 9 फैक्टोरियल। मगर यहां पर अगर मैं एक बात आपको छोटी सी समझाऊं तो वो ये है कि यहां पर देखो 2 L है, ए की बात करो तो 1 2 3 4 ए है। अब क्या होगा, इससे समझना बात की गहराई समझो कि फर्क कहां पे पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ALL ऑल है ना, चलो ALLD कर देते हैं। वैसे ऑल से समझाना आसान पड़ेगा वरना नंबर ऑफ केस ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। ऑल देखो, अब यहां पर क्या है, इसी की जगह देखो 1 2 3 या ALL ऑल। 1 2 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने केस बन जाएंगे, अगर मेरे पास 3 अक्षर है, 3 लेटर्स है, इससे नंबर ऑफ कितने डिफरेंट 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो आपको 3 × 2 × 1 यानी कि 6 केस बन जाएंगे। अगर मैं यहां पर इसको मैं कहना चाहूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या देखना एक बारी, एक केस क्या होगा, जैसा कि लिखा हुआ है ALL, ये L1 है, ये L2 है। तो अब जिस तरीके से 1 2 3 के बाद में 1 3 2 कह सकता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा ये L2 में दूसरा वाला लिख रहा हूं, ये तीसरा वाला लिख देता हूं, ये L1 है, ये L2 है, L2 L1, लेकिन हमारे लिए दोनों L क्या है, सेम है। बताओ बात समझ में आ रही है, ये पहला अक्षर दूसरा तीसरा, अब मैंने पहला वहीं की वहीं रखा, फिर तीसरा ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, तो दोनों ही केस में ऑल बनेगा, यानी कि कुछ कमी होने लगती है, ठीक है। इसलिए यहां पर इसका आंसर 9 फैक्टोरियल नहीं होगा। अच्छा कितना होगा तो उसको समझिए, बहुत आसान सी चीज है, जितने अक्षर हैं, जितने लेटर्स हैं, उतना फैक्टोरियल, उतना फैक्टोरियल। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय उनमें से कितने एक जैसे हैं। तो उनमें से कितने एक जैसे हैं, तो देखो ए कितना है 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल। क्या और भी कुछ है जो सेम है, तो हाँ भाई, एक L ये रहा, एक L ये रहा, 2 L, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। गलती कभी भी ये मत करना कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, यार 1 2 3 4 5 6 एक जैसे ना, 4 एक जैसे अलग है, 2 एक जैसे अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। रीजन समझ में आया कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। डिवाइड करना मतलब आप किसी संख्या को छोटा कर रहे हो, और कम क्यों हो रही है, क्योंकि ALL और ALL दोनों बराबर है। समझ में आ गया ना, पहली और दूसरी L को अगर आप चेंज भी कर दोगे तो आप उसमें कोई अंतर नहीं पता लगा पाओगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू में 8 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 है ना। 4 के बाद 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 5 6 7 8 9 बचा, 2 से काट दिया मैंने कितनी बार, 4 बार, कितना आ गया 6 5 30, 30 इंटू में 7 हो गया आपका 210, 210 को मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, एक जीरो तो यहां रखा हुआ है, 6 1 6 6 2 12, 3 1 3 3 2 6, आंसर आ गया 7 5 6 और 0, 7 5 6 0। टोटल मिलाकर इतने हमारे जो है लेटर्स बन सकते हैं। कितने लेटर्स बन सकते हैं, 7 5 6 0। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पर, इस चीज पर फोकस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो पाया सभी का, सभी ने कर लिया होगा, डिस्कस करें। देखो कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन पर भी हाँ छोटी सी एक बात करते हैं, पूरा दिख रहा है ना सभी को, हाँ पूरा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन पर एक छोटी सी बात करें। देखो आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़े उनसे भी एक छोटी सी मैं गुजारिश करूंगा या सजेशन दूंगा, उसको आप ट्राई करिएगा। क्या ट्राई करना, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपने कहीं हो सकता है पढ़ा हो कि डिजिट सम आप अप्लाई कर लो।
अगर आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कहीं आपके सामने आ गया 37 इंटू में 42, अगर पढ़ा है बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा तो बहुत 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 बढ़िया। डिजिट सम बहुत बेकार तरीका है, बस मैं आपको ये कहता हूं कि किसी यूट्यूब वीडियो में देख लेते हो तो उस पर भरोसा मत करो, ट्रिक जो है एग्जाम में साथ छोड़ेंगी। आप खुद देखिए जो प्रीवियस पेपर आए, क्या उसमें डिजिट सम आप लगा पा रहे हो? लगा पा रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन लगेगा कम। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहे थे, जो भी था, पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, डिजिट सम आपका काम नहीं आएगा, आपका समय बर्बाद करेगा। आप उसको खुद एक बार एनालाइज करिए, क्या काम में आएगा उसको समझिए। 37 इंटू 42 इंटू 18 इस तरीके से आ गया। अगर एक चीज काम करेगी तो वो सिर्फ हो सकती है यूनिट डिजिट, यानी कि आखिरी अंक, ठीक है, जो होगा, जैसे मैंने कहा 371, तो एक वो यूनिट डिजिट आपके काम में आ सकती है, इकाई अंक काम में आ सकती है। बाकी डिजिट सम आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। क्यों? आप समझना बात को, जैसे मैंने कहा 12 इंटू में 12, मुझे नहीं पता कि कितना होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं पर क्या पढ़ा कि यार 2 और 1 कितना, 3, और 2 और 1 कितना, 3, तो इनके डिजिट सम को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। हमने किसी एक छोटे बच्चों की बात बता दी, तो यानी कि वो ऑप्शन देखेगा यार ये बहुत सही है, यानी ऑप्शन में डिजिट सम 9 होना चाहिए। मैंने एक ऑप्शन दे दिया 121, तो यहां पर डिजिट सम 4 हो गया, हटा दिया। एक ऑप्शन दे दिया मैंने 243, ठीक है, तो 4 2 6 3 9, यार यहां पर तो डिजिट सम कितना आ रहा है, यहां पर डिजिट सम 9 आ रहा है। फिर एक ऑप्शन दे दिया मैंने 144, और एक ऑप्शन मैंने दे दिया 234, ठीक है। अब आप देखो, चलो यहां पर आपने फिर भी कहा कि यार 2 इंटू में 2 4 होता है, पीछे 4 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में अटक गए, है ना। और उसके बाद क्या, डिजिट सम 9 यहां भी है, डिजिट सम 9 यहां पर भी है। तो अधिकतर सवालों में आपको यूनिट डिजिट अगर सेम मिल गई तो डिजिट सम भी सेम मिलने की संभावना ज्यादा है 90% केसेस में। तो इसलिए जब भी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके सामने आती है तो एकदम घबरा मत जाओ। अब क्या होगा, अरे टेबल ही तो पढ़ना है, 1 से लेके 10 तक का ही पढ़ दो, आराम से हो जाएगा, सम कर देना, हो जाएगा। बट सवाल को लेके मत बैठो कि कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी वहां से टाइम से, वो वहां पर टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो ये सवाल हमारे सामने आया, कह रहे कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 से 9 तक अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कितने डिजिट का नंबर? 4 डिजिट का। तो 9 डिजिट कितनी है? 9, तो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6, ठीक है, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6, ये मेरा आंसर होगा। मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं पहले क्या करूं, मैं कहूं यार यहां पे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, देख लेता हूं एक बारी कहीं ऑप्शन में सबका आखिरी डिजिट अलग तो नहीं है, चांसेस हैं कि अलग अलग होगा। वो ये देखना चाह रहा है कि यार आपको कंसेप्ट पता है या नहीं। तो देखिए 9 8 72, 2 7 2 40 यानी कि पीछे 4, और 6 4 24 यानी कि पीछे होगा 4। आखिरी डिजिट क्या होगी? 4। कैसे किया? 9 8 72, क्या इस 7 की जरूरत है? नहीं, केवल ये 2, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, तो पीछे 4, 6 4 24, पीछे 4, यानी 4 होना चाहिए, जिसमें 4 होगा दैट विल बी माय आंसर। अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर लोगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल और देखते हैं, पता नहीं वो अभी हमने ऐड किया है या नहीं। मान लो यहां पर होता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये सवाल होता, आधी मिनट का समय लो और आप केवल मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो कि यार ये आंसर होता है इस सवाल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने को मिल जाता है बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो भी कोई समस्या नहीं है। लिख लिया। देखो अब यहां पर क्या होगा, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4। अब देखो यार हमारे पास डिजिट्स कितनी है? 10, 9 तो ये होगी, एक ये 10। अब अगर आपने आगे लिख दिया कि यहां पर 10 9 8 7, अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, इसका मतलब हम 0 1 2 3, मान लो ये एक नंबर है, ये भी होगा एक केस, मैं इसको 4 डिजिट का नंबर मान रहा हूं। याद रखिएगा 4 डिजिट का नंबर, जब भी आप कहते हैं 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, उसमें कोई भी नंबर 0 हो सकता है एक्सेप्ट पहला वाला, है ना। ऐसे तो अगर मैं कहूं 400 कितने डिजिट का नंबर था, हम तो ये कह देंगे 4 डिजिट का नंबर है। 0400 क्या 4 डिजिट का नंबर है? नहीं, 4 अंकों का नहीं है, ये 3 ही अंकों का है, ठीक है, पहले के 0 मैटर नहीं करते। तो यानी कि यहां पर 10 9 8 7 ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले ऑप्शन है मेरे पास 9, मैं इस जगह को 9 तरीके से भर सकता हूं, साथ ही साथ मतलब मल्टीप्लाई। अब जब इन 9 में से कोई एक खत्म हो जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 8 में एक ये भी तो अब आने लग जाएगा। अब यहां पर 9, यहां पर 8, यहां पर 7, बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूं।
हमारे पास टोटल ऑप्शन है पहली डिजिट को भरने के 10, लेकिन 0 नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, तो 9 आएगा। अब उन 9 में से एक कम हो गया तो 8 बचा, लेकिन अब 0 आ सकता है, तो 8 और 1 9। अब ये डिजिट 9 तरीके से भरी जा सकती है, ये 8 ये 7। सो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? नोट कर लेंगे सवाल, यही सेम सवाल में, बस आपको यहां पर 0 to 9 कर लेना है। ठीक है, चलिए